हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन को ध्यान में रखते हुए आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। इससे पहले 29 प्रैक्टिस सेट हम आपके करा चुके हैं। ये आपका 30वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम आ चुका है। कल आपका एग्ज़ाम है, तो अपना एग्ज़ाम जो है आप अच्छे से दीजिए, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम को दीजिए। आपकी तैयारी जो है, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से आपने तैयारी की है, तो आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर तैयारी है। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही जो है फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम में बैठिए, अच्छे से एग्ज़ाम को कीजिए। 2 घंटे का समय है एग्ज़ाम में, तो बहुत अधिक समय आपको दिया गया है। तो तसल्ली से जो है आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, तभी अपने आंसर जो है आपको टिक करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार, वीडियो को दम लगा के, लास्ट प्रैक्टिस सेट है, इसको एक बार दम लगा के शेयर कर देंगे सभी के साथ। और बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे, उन सभी के डाउट क्लियर करने के लिए मैं अलग से आपके लिए जो है एक वीडियो बना दूंगा 5-6 मिनट की। उसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई डाउट यदि रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आइए देख लेते हैं, लास्ट प्रैक्टिस सेट है, तो एक बार दम लगा के जो है अच्छे से शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हिंदी का। उदाहरण का संधि विच्छेद होगा, तो उदाहरण का जो संधि विच्छेद होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, उत प्लस हरण। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। बच्चा की जो भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है बचपन। दामन पकड़ना, मुहावरे का अर्थ होगा आश्रय लेना। दामन पकड़ने का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आश्रय लेना। नभ का समानार्थक पद क्या होगा? नभ का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आकाश। नेक्स्ट, घृणा शब्द का विलोम होगा, घृणा का होगा प्रेम। कौन सा पद बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है? ये पंचानन जो है ये बहुव्रीहि समाज का उदाहरण हमारा हो जाएगा, जो तीसरे पद की ओर संकेत करता है। स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये स्वर संधि का जो उदाहरण है। और ये स्वर संधि में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अयादि संधि। जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहते हैं हम अभूतपूर्व। अनुरक्त शब्द का विलोम होगा, वो होगा विरक्त। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? वो होता है कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण और जो विशेष्य आपके दोनों होते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब तीसरे की ओर संकेत करता है, वो कौन सा हो जाता है? हमारा बहुव्रीहि। उसमें दोनों जो पद होते हैं वो अप्रधान पद होते हैं। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब है। गुलाब क्या हो जाएगा? गुलाब एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, एक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। जैसे गुलाब किसी का नाम हो गया ना, तो व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा का शब्द है? वो हो जाएगा फारसी। नहीं, हाँ तो सही है, हिंदी जो हो जाएगा वो किस भाषा का शब्द हो जाएगा? वो हो जाएगा फारसी। मखमल के झूले पड़े, हाथी या टीले में कौन सा अलंकार है? अच्छा, आपको अलंकार बताना है इसमें। मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीले में अलंकार, जिसमें सा अगर आपका सा आ जाता है तो समझ जाइए वहाँ सा सी जो भी आ जाएंगे, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है हमारा? वो हो जाता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट, अघोटन का विलोम शब्द होगा, वो होगा सुगम। ओघट का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सुगम। नाक शब्द नाक नाक कौन सा शब्द है? वो हो जाएगा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होगा नाक। योजक शब्द वो होते हैं जो मतलब दो से बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, ये हो जाएगा योजक शब्द। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द कौन सा होगा? सच्चिदानंद का जो शुद्ध संधि विच्छेद होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी। पृथ्वी कौन सा शब्द है? वो हो जाएगा तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और जिनमें ऐसे इस तरीके से रह लगा होता है ना, नीचे की तरफ जो रह लग रहा है, वो जो है तत्सम ही शब्द हमारे होते हैं। नेक्स्ट, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना, तेल, चांदी, ये सब कौन सी संज्ञा हो जाएंगी? ये हो जाएंगी द्रव्यवाचक। नाक कौन सा लिंग है? नाक जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, आइए देख लेते हैं अब जीके के क्वेश्चन। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? वो थे पुर्तगाल। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1753 ईस्वी में, जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है वो किसकी है? वो है कबीरदास की। बंगाल का प्रसिद्ध सैन कौन था? वो था चैत्य महाप्रभु। नेक्स्ट, तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? वो हुआ था नानक का। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? वो थे रामानंद के शिष्य।
भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वो था बाबर, जिसने मुगल वंश का जो है संस्थापक था, मुगल वंश चलाया। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया? वो चलाया था 1581 में। अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे? वो थे बीरबल, जो कि इस धर्म को मानते थे। ताजमहल किस नदी के किनारे है? वो है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। अकबरनामा के रचयिता कौन है? वो है अबुल फजल। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो वो हुई है हमारी संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, आइए देख लेते हैं। आपके सामने जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। तो भाई जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, दम लगा के जो है वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। यदि कोई बच्चा यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसकी तैयारी करा रहे हैं। वहीं आपकी आगामी परीक्षा जो है, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसकी तो मैंने बता दिया, करा ही रहे हैं आपकी। वहीं एसएससी जीडी की तैयारी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, तुरंत हमसे जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो आपको जल्दी से जुड़ना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमें कमेंट कीजिए। मेरे को जो है आप लिंक में जाए, वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक डाल रखा है इंस्टाग्राम फेसबुक का, वहाँ जाकर मुझे बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके भी जो है आपको अलग से प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी लोग आज नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो एग्ज़ाम है वो कल होना है, तो टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें। आइए देख लेते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर अंक प्राप्त हुए, मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक सुमन से कम थे, तो सबसे कम अंक जो प्राप्त हुए वो किसको हुए, वो आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। सुमन को कविता के बराबर अंक प्राप्त हुए। सुमन जो हैं उनको जो मिले हैं वो किसके बराबर मिले हैं? वो कविता के बराबर अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरी लाइन पे चलते हैं। मीना को गीता से अधिक प्राप्त हुए हैं, परंतु सुमन से कम प्राप्त हुए। मीना का जो है वो, मीना को जो प्राप्त हुए हैं ना, वो गीता से अधिक प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो है वो किससे कम हो जाएंगे? वो मीना से कम हो जाएंगे। मीना को जो मिले हैं वो सुमन से तो कम मिले हैं, लेकिन गीता से अधिक मिले हैं। तो मीना यहाँ आ जाएगी। मीना को जो है सुमन से कम मिले हैं, लेकिन गीता से अधिक मिले हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे कम अंक किसको मिले हैं? तो किसको मिल जाएंगे? वो मिले हैं गीता को। नेक्स्ट, नंदू सूरज से लंबा है, सूरज रोशन से नाटा है, तथा रोशन जो है रोहित से लंबा है, परंतु नंदू से नाटा है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। नंदू सूरज से लंबा है, ये हो जाएगा नंदू। जो है किससे लंबा हो जाएगा? वो हो जाएगा सूरज से, सूरज। ठीक है, सूरज से लंबा है। सूरज जो है वो रोशन से नाटा है, तो रोशन कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा, तो रोशन को मार लिख लेंगे। तथा रोशन जो है वो रोहित से लंबा है। रोशन जो हो जाएगा वो रोहित से लंबा है, परंतु नंदू से नाटा है। रोशन जो हो जाएगा वो रोहित से तो लंबा है, तो रोहित जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा रोशन के नीचे, परंतु नंदू से नाटा है, नंदू से नाटा। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सबसे लंबा हमारा कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा नंदू। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में जर्मनी को ये लिखा जाता है, तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा? आइए देख लेते हैं। जी, जी जो आता है हमारा कौन से नंबर पर आता है? वो आता है हमारे 7वें नंबर पर। ठीक है, वहीं आइए देख लेते हैं। ई आता है हमारे 5वें नंबर पर, आर आता है हमारे 18 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, और वाई जो आता है वो आता है हमारे 25 नंबर पर। तो आइए ऐसे ही लिख लेते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस को कैसे लिखेंगे? एफ हमारा कौन से नंबर पर आता है? वो आता है 6ठे नंबर पर, आर हमारा आएगा 18वें नंबर पर, ए हमारा आएगा पहले नंबर पर, एन आएगा हमारा 14, और सी आएगा तीसरे, और ई आएगा 5वें। तो कौन से ऑप्शन में है? वे है ऑप्शन नंबर 1 में, जो है बिल्कुल जो है इसका मैच खाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को वकील कहा जाता है, वकील को सर्जन, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? अब यहाँ देखते हैं, अपराधी को कौन पकड़ता है? वो पकड़ती है हमारी पुलिस। तो हमें देखना है पुलिस को हमारी को क्या कहा गया। पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, तो पुलिस को क्या कहा गया है? शिक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपराधी कौन पकड़ेगा? वो पकड़ेगा शिक्षक, क्योंकि शिक्षक जो है वो पुलिस को कहा गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा?
यहाँ आपकी वर्णमाला लिखी होगी ए से जेड तक, ए से एम तक यहाँ आ जाएगी और एन से जेड तक। तो ये इस तरीके से लिखी होती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां और बाएं से ही 7वां, यदि दो तरफ से ऐसे दे रखा है, जैसे बाएं से 18वां और दे रखा है बाएं से 7वां, तो दोनों जो अक्षर हमें बताए हैं वो बाएं से ही बता दिए, या हमसे दाएं से पूछ लेता दोनों अक्षर। जब दोनों स्थिति में हमें एक सा बताई जाए, जैसे बाएं से, तो वहाँ हम माइनस कर लेंगे। 18 से हम 7 को जो है वहाँ क्या कर लेंगे हम, माइनस। यदि 18 में से 7 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 11। 11वें नंबर पर क्या आता है, 11वें नंबर पर हमारा वर्णमाला में क्या आता है, वो आता है हमारा के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये बोलता कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें और दाएं से 7वें, तो ऐसे क्या कर लेते हम, इसमें हम क्या कर लेते, जोड़ लेते। तो 18 7 कितने हो जाते, ये हो जाते 25। 25वें नंबर पर क्या आता है, वाई, तब इसका राइट आंसर वाई होता। लेकिन जब दोनों तरफ से ही मतलब एक ही स्थिति बता दी है, बाएं से, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस। यदि होता दाएं से तो भी हम माइनस करते। एक तरफ से तो बायां बताए, एक तरफ से दायां बताए, तो उस स्थिति में हम जो है प्लस करेंगे, बाकी माइनस। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाया होगा। इससे पहले जितने मैंने 29 के 29 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 30वां प्रैक्टिस सेट है, उम्मीद करता हूँ आपने वो 30 के 30 प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी की होगी। जो मैंने और जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले थे वीडियो के, जो मैंने बताए थे कि ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा लें, वो प्रैक्टिस सेट आपने लगाए होंगे। एक प्रैक्टिस सेट अलग से बताया था, वो भी अपनी बुक से तैयारी की होगी। हमसे आप जुड़े रहे होंगे, आपने अच्छे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, आपने देखा भी होगा हम सारे ही क्वेश्चन वही लाए हैं जो बार बार कई एग्जाम पूछे गए हैं। इससे पहले भी आप बहुत सारे एग्जाम दे चुके होंगे, कंपटीशन एग्जाम, आपको पता चल रहा होगा। जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2009 में, ठीक है। तो ऐसे ही आपने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितने बार बार रिपीट हो गए हैं। जो बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहे, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। आपने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें। कुछ बच्चों का डाउट है, उन्होंने मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, तो उनके मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी थोड़ी देर में आपके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा सारे डाउट को लेकर, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप जो है फ्रेश माइंड से अपने एग्जाम में बैठिए। जिन बच्चों का एग्जाम दूर है वो टाइम से निकलने की कोशिश करें, जिनका पास है वो भी भाई टाइम से निकलने की कोशिश करें। तो जाइए अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे अच्छे से, और जो है अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।